गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग, बहुत मोस्ट है ये। चौथा अनुप्रयोग है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश। अब हमारे पास आवेश कैसा है? रेखीय आवेश है, यानी एक रेखा पर आवेश स्थित है। ये रेखा कैसी है? अनंत लंबाई की। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बस मान लीजिए कि माना एक अनंत रेखीय आवेश पर आवेश का मान, क्या मान लिया? रेखीय आवेश पर आवेश को किससे लिखते थे? लैम्डा पर। आवेश वितरण पढ़ा था, सतत आवेश वितरण। तो लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, यानी इकाई लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा। लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ध्यान आ गया होगा। तो माना एक अनंत रेखीय आवेश पर आवेश का मान लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इस रेखीय आवेश पर स्थित बिंदु O से, ये O बिंदु है, इससे लंबवत दूरी, ऐसे लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P है। क्योंकि P बिंदु कहीं भी हो सकता है, तो वहां से सीधी दूरी ली है। रेखीय आवेश से उसकी सीधी दूरी यानी लंबवत दूरी। बिंदु O से लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो पहले हम दिशा ज्ञात कर रहे हैं। हमने दो बिंदुओं में से बांट लेंगे, दिशा ज्ञात करने में और परिमाण ज्ञात करने में। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि इस रेखीय आवेश पर दो अल्पांश सममितीय लेते हैं, A1 और A2। सममितीय का अर्थ है कि इस अल्पांश की जितनी लंबाई चौड़ाई है उतनी इसकी होगी, इस अल्पांश की O बिंदु से जितनी दूरी है उतनी दूरी A2 की होगी। तो फिर इन दोनों अल्पांशों से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी समान होगी। तो एक तरह से बिंदु आवेश हो गए, दूरी समान होगी, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण, जैसे इसके कारण E1 और इसके कारण E2 बराबर होंगे, क्योंकि E बराबर KQ/R², दोनों की ये दूरी बराबर है, परिमाण बराबर होंगे। परंतु दिशा इसकी A1P दिशा में होगी, A1P दिशा में E1 की दिशा, और E2 की दिशा A2P दिशा में होगी, A2P दिशा में। दिशाएं अलग अलग हैं। तो अगर हम E1 और E2 को घटकों में वियोजित करें और इस कोण को थीटा माने, तो ये कोण भी थीटा होगा, और OP को ऐसे आगे बढ़ा दें, ऐसे यूं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये कोण भी थीटा होंगे, ये भी थीटा होंगे। अब E1 का घटकों में वियोजन कीजिए, जिधर से कोण बनता है उस दिशा में घटक cos में, तो E1 cos थीटा, और E1 को मध्य में रखते हुए दूसरा लंबवत घटक sin में, E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 का घटकों में वियोजन कीजिए, कोण इधर से बन रहा है OP वाली दिशा से, तो इस दिशा में घटक cos में, E2 cos थीटा। लंबवत घटक कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। क्या आएगा? E2 sin थीटा। और E1 E2 दोनों कैसे हैं? बराबर है, परिमाण दोनों के बराबर है। अगर सदिश मान है तो ये बराबर है, E1 E2 के मान बराबर है। तो ये E1 sin थीटा, ये भी E1 sin थीटा हो गया, दोनों की दिशाएं विपरीत, तो ये तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया वो किस दिशा में आया? OP दिशा में, यानी रेखीय आवेश की लंबाई के लंबवत आया और cos घटकों के योग के बराबर आया। तो परिमाण बाद में ज्ञात कर लेंगे, अभी अपन को केवल यहाँ दिशा देखनी थी। तो इसका मतलब है दिशा किधर होती है? अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रेखीय आवेश की लंबाई के लंबवत होती है, ऐसे होती है जो प्रत्येक बिंदु पर है। इसको दो लाइनों में लिखना है। तो ये वाला जो रेखीय आवेश था वो तो आपने ऊपर लिख दिया लाइन में, भाषा बनानी है चित्र की। अब क्या किया है आपने? अल्पांश लिए हैं, यहां लिख दीजिए रेखीय आवेश पर
दो अल्पांश A1 व A2 कैसे सममितीय लेते हैं, ले लिए। तो इनके कारण कहां, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण E1 व E2 समान होंगे, परंतु दिशा A1P व A2P दिशा में होंगी। अतः E1 व E2 का घटकों में वियोजन करने पर OP के लंबवत घटक, OP के लंबवत वाले घटक क्या है, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा। E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे ये तो नष्ट हो गए, जिससे P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा OP दिशा में E1 cos थीटा व E2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। अर्थात अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा काई रेखीय आवेश की लंबाई के लंबवत होगी। इस तरह से दो लाइन लिख करके ये डायग्राम बना के दिशा समझा दीजिए। और मुख्य चीज जो आती है वो होती है सूत्र स्थापना की, वो परिमाण ज्ञात करने में निकालेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, माना एक अनंत रेखीय आवेश पर आवेश का मान लिया आपने लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। इस रेखीय आवेश पर स्थित बिंदु O से ऐसे जो लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दो चीजें होती है, तो दिशा और एक परिमाण। तो पहले हम दिशा निकाल रहे हैं, तो दिशा ज्ञात करने के लिए इस रेखीय आवेश पर दो अल्पांश A1 व A2 सममितीय लिए। तो लिख दी ये बात हमने, रेखीय आवेश पर दो अल्पांश A1 व A2 सममितीय लेते हैं, तो इनके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण E1 व E2 समान होंगे, परंतु इनकी दिशा A1P व A2P दिशा में होगी। अतः E1 और E2 को इनके घटकों में वियोजित करें तो OP के लंबवत घटक यानी E1 का इस दिशा में तो घटक आएगा E1 cos, जिधर से कोण बन रहा है उस दिशा में। दूसरा नीचे की ओर लंबवत घटक E1 sin। ऐसे ही E2 का OP दिशा में घटक E2 cos और ऊपर की ओर लंबवत घटक E2 sin। तो ये दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो ये बात आपने सीधी लिख दी। घटकों में वियोजित करने पर
ओपी के लंबवत वाले घटक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में आया? ओपी दिशा में, अर्थात रेखीय आवेश की लंबाई के लंबवत होगी। अब आप देखिए परिमाण ज्ञात करना है, यही इसी के नंबर होते हैं मुख्य रूप से। तो अब परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए अपन को? काल्पनिक बंद पृष्ठ चाहिए, गाउस के नियम लगाना है। तो क्या करेंगे हम? इस अनंत रेखीय आवेश को अक्ष मानकर बंद पृष्ठ चाहिए, ऐसा बंद पृष्ठ जिसमें रखा हुआ भीतर का आवेश ज्ञात हो जाए। तो अब तक तो आपने गोले लिए थे, तो गोले के ऊपर गोला बंद पृष्ठ मानते थे। अब इसमें रेखीय आवेश है, तो रेखीय आवेश को कहां रखें? बेलन की अक्ष पर रख दें। तो अपन बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो एक बेलन मानेंगे। तो बेलन में क्या होगी? लंबाई, तो त्रिज्या तो ले लें उसकी आर, यानी इस तरह का एक बेलन ले लें, ये एल लंबाई का, तो ये त्रिज्या इसके बराबर हो जाएगी, प्रेक्षण दूरी के बराबर। तो आर त्रिज्या का और एल लंबाई का, ये आपने एक बेलनाकार बंद पृष्ठ ले लिया। तो इस बेलन की अक्ष पर रेखीय आवेश आ गया कि नहीं? तो प्रेक्षण बिंदु इस वक्र पृष्ठ पर आ गए। यानी बेलन में 3 प्रकार की पृष्ठ होंगी, ये वक्र पृष्ठ और 2 वृत्तीय पृष्ठ। इन पृष्ठों के नाम रख दें, जैसे वृत्तीय पृष्ठ S1, वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्र पृष्ठ S3। तो ये बात आपने लिख ली कि अनंत रेखीय आवेश को अक्ष मानकर, इसको अक्ष मानकर L लंबाई एवं R त्रिज्या, L लंबाई, ये लंबाई L एवं R त्रिज्या के एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बंद पृष्ठ पर गाउस के नियम से सीधा गाउस का नियम लगा दीजिए, तो क्या आएगा? फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, या समाकलन ई डी ए कॉस थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए, एक तो सिग्मा क्यू की वैल्यू चाहिए और एक पूरे बंद पृष्ठ पर विचार करें। गोले में तो बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई और डी ए की दिशा समान थी, यहां दिशा केवल कहां है? रेखीय आवेश की लंबाई के लंबवत है। तो इस स्थान पर यानी इस वक्र पृष्ठ पर तो दिशा पृष्ठ के लंबवत आ जाएगी। यहां तो अल्पांश डीए की दिशा और ई की दिशा दोनों समान आ जाएंगी कि नहीं? डीए की दिशा और ई की दिशा इस पूरे वक्र पृष्ठ पर। लेकिन इस पृष्ठ S1 पर विचार करें, जैसे ये वृत्तीय पृष्ठ है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कहां है? ऊपर की ओर। इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर ही थी, तो यहां डीए की दिशा आएगी ऐसे ऐसे जो ऊपर की ओर। और इस स्थान पर अगर ई की दिशा देखें तो ई कहां होगा? रेखीय आवेश की लंबाई के लंबवत इधर। तो इस पृष्ठ पर थीटा 90 होगा, इस पृष्ठ पर थीटा 0 होगा, और ठीक ऐसे ही इस पृष्ठ S2 पर भी थीटा 90 होगा। ये डीए की दिशा और ये ई की दिशा। तो इस बंद पृष्ठ जो क्लोज लग रहा है, ये इसको हटा करके इसे 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो चाहो तो इस बात को लिख दीजिए, यहां इस बंद पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना माना जा सकता है। कौन कौन से? जिनमें 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 तथा तीसरा वक्र पृष्ठ S3 है। अतः अब इसको ध्यान दीजिए, यहां इसको 3 पृष्ठों में तोड़ दीजिए। यानी ये टोटल वाला पृष्ठ बेलन था, तो
तो पृष्ठ S1 से निकलने वाला फ्लक्स प्लस पृष्ठ S2 से निकलने वाला फ्लक्स प्लस पृष्ठ S3 से निकलने वाला फ्लक्स कुल बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हो गया। तो ये तीनों प्रश्नों के आपने नाम लिख दिए और अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो S1 यानी S1 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S2 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S3 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी ये लो यहां से लिखा है, ये स्टेप बाद में लिख देंगे। ये पृष्ठ आपने इन तीनों में बदल दिया कि नहीं। अब तीनों पर थीटा देख लीजिए, आपने डायग्राम में बना दिया है। S1 पर थीटा कितना है 90, S2 पर थीटा कितना है 90, S3 पर थीटा कितना है 0। तो लिख दीजिए पृष्ठ S1 व S2 पर थीटा बराबर 90 एवं पृष्ठ S3 पर थीटा बराबर 0 है। अतः ये आ गया समाकलन S1 EDA cos 90 प्लस समाकलन S2 EDA cos 90 प्लस समाकलन S3 EDA cos 0 बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो 0 हो गए, cos 90 का मान 0, 0 का किसी में भी गुणा करेंगे पूरा पद 0 प्लस ये भी 0 प्लस ई को बाहर निकाल दीजिए, समाकलन S3 क्या बचा DA बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आपको समाकलन S3 की वैल्यू चाहिए और सिग्मा क्यू का मान ये निकाल लीजिए। चूंकि सिग्मा क्यू बराबर यानी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ कुल आवेश, इकाई लंबाई का आवेश कितना है लैम्डा। कितनी लंबाई बंद है इसमें, यहां से लेके यहां तक L लंबाई बंद है। यानी चूंकि 5 रुपए में केले आते हैं कितने 10, तो 1 रुपए में केले कितने आएंगे 10/5। तो इसी प्रकार कितनी लंबाई में L लंबाई, यहां तो 1 रुपए के केले दे रखे हैं, इकाई लंबाई पर आवेश कितना है लैम्डा। तो कितनी लंबाई का आवेश निकालना है L लंबाई का। L लंबाई के लिए क्या कर देंगे गुणा, यही तो सिग्मा क्यू होगा, टोटल आवेश इसमें जो बंद होगा वो इस L लंबाई का आवेश होगा। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी L लैम्डा एवं समाकलन S3DA का मान बताओ। यानी इन अल्पांशों को, ये जो अल्पांश है इनको जोड़ करके पूरा क्या बनेगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, समाकलन S3, बेलन का वक्र पृष्ठ S3 है, तो 2 पाई R इंटू H, H की जगह क्या है यहाँ L है, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई R L, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी। इनकी मान रख दीजिए, आपका पूरा टॉपिक हल हो जाएगा। मान रखो E इंटू समाकलन S3DA का मान 2 पाई R L बराबर सिग्मा क्यू का मान लैम्डा L बटे एप्सिलॉन, L से L खत्म, तो E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये सूत्र आ गया। या 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा, 2 ऊपर आएगा, यानी इसको ऐसे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे R, तो E बराबर 2 के लैम्डा बटे R। ये अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये परिमाण है, या E इज प्रोपोर्शनल 1/R। ग्राफ खींचेगा तो क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बस अब परिमाण निकल आया, E बराबर 2 के लैम्डा बटे R, या E इज प्रोपोर्शनल 1/R, तो E और R में ग्राफ बना देंगे।
लिख दीजिए यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का दूरी स्मॉल r के साथ ग्राफ खींचें तो यह निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ये होता है अति परिवलय का, तो ये ग्राफ बना दो। तो इस तरह से आपका ये चौथा अनुप्रयोग समाप्त हुआ। देखिए अनंत रेखीय आवेश पर उदाहरण नंबर है 11 जो 2020 में पूछा गया था, यानी इसी वर्ष। देखो क्या कह रहा है ये, एक इलेक्ट्रॉन यानी आवेश Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन है ये, 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। 0.1 मीटर त्रिज्या के पथ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको v निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेग, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसने दे रखा है 9 × 10⁻31 किलोग्राम, नहीं देता तब भी हम लिखा चुके हैं, आप जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये है। क्या कहा है उसने ये कहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश है, ऐसे ये जो टॉपिक पढ़ा था ऐसे ही, और यहां से ये r दूरी पर यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है। तो वृत्तीय पथ में चक्कर के लिए ये वेग से नियत चाल v से चल रहा है। वृत्तीय पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसे किससे मिल रहा है, विद्युत बल से। यानी अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होना चाहिए, विद्युत बल। तो बेटा देखो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v वेग, r पथ की त्रिज्या, बराबर विद्युत बल। अगर इस अनंत रेखीय आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और Q आवेश विद्युत क्षेत्र E में रखा है, तो बल F बराबर क्या लगेगा, QE। बल का मान F बराबर QE होता है कि नहीं, तो ये हो गया QE, चूंकि F बराबर QE। अब E का मान अभी आपने निकाला था, यानी mv²/r बराबर Q को इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के बराबर लिख सकते हैं, चाहो तो E लिख लीजिए, इंटू कैपिटल E अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2k λ/r। तो देखो r से ये r कट गया, क्या निकालना है अपन को, v। तो v² बराबर 2k λ/m, तो v बराबर √2k λ/e/m। बस ये मान रखने हैं, उत्तर आ जाएगा। तो रख दीजिए मान, √2 गुणा 9 × 10⁻9 गुणा लैम्डा का मान 10⁻⁻6 गुणा 1.6 × 10⁻19 बटे 9 × 10⁻31। अब इनको कर लेना, 9 से 9 कट जाएंगे। तो देखो इनको 31 को ऊपर ले जाओ, 31 और 9 कितने हो गए, 40 प्लस के हो गए, माइनस के कितने, इस पॉइंट को भी हटा दीजिए, तो ये हो गए 20, 10⁻⁻20 और माइनस के 6, माइनस के कितने हो गए फिर 26। तो ये रह गया फिर √2 × 16, इसको 16 बना लिया है हमने, ये 2 × 16, और ये घातों का हिसाब किया तो ये आ जाएगा 4 2 24 काहे की प्लस की गुणा 10⁻14। तो ये आ गया 4√2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से ये चलेगा।